हेलो एवरीवन। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11 के रिविजनल कोर्स अकाउंट्स बूस्टर का पहला वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस कोर्स का एम है कि जो पूरा कोर्स है क्लास 11 के अकाउंटेंसी का, उसके कंसेप्ट्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब सामने एकदम सामने हम लोगों का एनुअल एग्जाम आने वाला है, तो उसके जो भी कंसेप्ट्स हैं माइंड से हट गए हों या उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स है उसको हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को यहां पे क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये रहा क्वेश्चन के पैटर्न से हम लोग डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के जो डेफिनेशंस हैं वो आपने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है ना? इसी दौरान आप सीखेंगे कि उसके कॉन्सेप्ट्स में कहां डाउट थे आपके। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी से याद दिला दो, हाउ मेनी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? 4। व्हाट आर दे? यहां पे चारों ऑप्शंस में दिया हुआ है, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, comparability and understandability. These are 4 qualitative characteristics of accounting information. उसी में से पूछ रहा है कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट करता है when accounting information is clearly presented। जब भी हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग स्टेटमेंट में क्लियरली प्रेजेंट करते हैं तो इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स शो होता है। तो इसका आंसर है, जैसा कि आपने ठीक गेस किया, बेटर रहेगा। देखो मैं तो सलाह दूंगा बेटर यू गेस एज पर योर ओन नॉलेज, फिर मैं आंसर बताऊंगा और आप चेक करना आपके अपने खुद कंसेप्ट से वो ऑप्शन सही होगा। इफ देयर इज एनी मिस्टेक जस्ट लिसन केयरफुली द एक्सप्लेनेशन। क्या है क्वेश्चन, मैं फिर से रिपीट करूं, अप्रोच क्या होगा इस क्लास का वो आप ध्यान से देखो। पूछ रहा है कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ये शो कर, रिफ्लेक्ट मींस शो करता है कि व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड, एकदम क्लियर कट आपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया है उसके यूजर्स को। तो इसका ऑप्शन है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे जाहिर हो रहा है जब हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आप चाहोगे कि सर इसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर ले सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेवेंस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक? तो रिलेवेंस का मतलब रिलेटेड, मस्ट बी रिलेटेड टू द यूज एज पर नीड ऑफ द यूजर। तो उस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं रिलेवेंस। सेकंड, थर्ड वन इज कॉम्पेरेबिलिटी। क्या है मीनिंग? दिस कैरेक्टरिस्टिक सेज दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉम्पेरेबल। ऐसा होना चाहिए कि कंपेयर कर सके ताकि क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज ट्रेंड है वो हम लोगों को पता चल सके। एंड फोर्थ वन, डी ऑप्शन में जो मेंशन है रिलायबिलिटी, क्या कह रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? रिलायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक सेज दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल मीन्स क्या होता है? सिंपल मीनिंग भरोसेमंद। ऐसा होना चाहिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे यूजर्स का फेथ रहे, वो रिलायबल माने। दैट्स द मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना? तो इसी तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के पैटर्न पे, और भी दूसरे तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। नाउ लेट्स कम टू सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग एसेट्स, चाहे एसेट्स बेचकर, चाहे गुड्स बेचकर या सर्विसेज प्रोवाइड करके अमाउंट मिल गया हो या अभी ड्यू टू बी रिसीव्ड मिलने वाला हो, उसे कौन सा टर्म कहते हैं? अकाउंटिंग टर्म्स टॉपिक से है ये। क्या है आंसर इसका? रिसिप्ट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। रिसिप्ट्स का डेफिनेशन यही है कि द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल मिल गया हो या मिलने वाला हो रिगार्डिंग आइदर वी आर सेलिंग गुड्स और वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और वी आर सेलिंग एनी एसेट ऑफ द बिजनेस। इन तीनों से रिसीव्ड या रिसीवेबल जो अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। सो हियर ऑप्शन इज पॉइंट ए। नाउ कम टू थर्ड वन। तीसरा क्वेश्चन,
दिनेश wants to buy a building for his business today in November 2024. आज का डेट ध्यान देना, नवंबर 2024 है। दिनेश कुछ डिसीजन लेना चाह रहा है। What of the following actually which should have been there? Which of the following is relevant data for him for decision? उसे डिसीजन लेना है, कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, क्या क्या ऑप्शंस है हम लोगों के पास वो देखना। ध्यान देना, हम लोगों का आज का डेट है, करंट डेट इज नवंबर 2024। फर्स्ट ऑप्शन ही इज हैविंग, मिस्टर दिनेश इज हैविंग सिमिलर बिजनेस हैज एक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2023-24। दिस इज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में वैसा बिल्डिंग 18 लाख में एक्वायर किया गया था। एक ये इंफॉर्मेशन। फिर बोल रहा है बिल्डिंग कॉस्ट का डिटेल 21-22, कई साल पहले। सी ऑप्शन इज बिल्डिंग कॉस्ट का डिटेल 22-23। तो इन बातों में क्या दिख रहा है, ये दोनों तो खास करके एकदम आप क्लियर बोल सकते हैं कि ये नहीं होगा सर, क्योंकि हमें इस अभी नवंबर 24 में बिल्डिंग खरीदना है, तो 21-22 में उस वैसे बिल्डिंग का क्या कॉस्ट था या 22-23 में उस बिल्डिंग का क्या कॉस्ट था, वो उतना रिलेवेंट नहीं है, वो इतना मटेरियल नहीं है। व्हाट इज फोर्थ ऑप्शन, यहां नोटिस करेंगे लिखता है सिमिलर बिल्डिंग कॉस्ट इन नवंबर 2024। ध्यान देना, यहां और यहां में केवल 1 मंथ का गैप है, देयर इज ओनली 1 मंथ गैप। बोल रहा है हमें आज का दिन है नवंबर 2024, अक्टूबर में वैसा ही सेम बिल्डिंग हम लोगों ने 25 लाख में खरीदा था। सो फॉर मिस्टर दिनेश दिस पॉइंट डी शुड बी द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। नवंबर में उसे बिल्डिंग खरीदना है, तो अक्टूबर 2024 में वो कितने रुपीस का था, यहां दे रहा है 25 लाख रुपीस। दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर मिस्टर दिनेश, ठीक है ना। सो ऑप्शन इज डी फॉर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 लिखता है यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रोमोट्स। क्या प्रोमोट करता है, मतलब जब भी हम लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं उसमें यदि कॉमन यूनिट फॉलो होता है और कॉमन फॉर्मेट फॉलो होता है, एक ही तरह का फॉर्मेट बार बार, एक ही यूनिट बार बार फॉलो हो, तो ये किस मामले में हेल्प करता है, व्हाट इज द फीचर ऑफ दैट फॉलोइंग। सो इसका ऑप्शन है कॉम्पेरेबिलिटी। यदि हम लोग कॉमन यूनिट फॉलो करते हैं और कॉमन फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो ये बिजनेस को कॉम्पेरेबिलिटी क्वालिटी प्रेजेंट करता है, प्रदान करता है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस एंड रिलेबिलिटी इज नॉट करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉमन यूनिट, कॉमन फॉर्मेट फॉलो करना कॉम्पेरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कॉम्पेरेबिलिटी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5th क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड द क्वेश्चन, थोड़ा न्यूमेरिक के फॉर्म पे है। व्हाट विल बी द नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस। तो पहले यहां पे क्लियर कर दूं, आप जानते भी होंगे, जस्ट लेट्स रिवाइज। नेट वर्थ मांगा है मीन्स क्वेश्चन इज डिमांडिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। कैपिटल को ही तो नेटवर्थ कहते हैं। तो अब कैपिटल निकालने के नजर से क्वेश्चन आप पढ़ो, मैसनरी का वैल्यू दे दिया, बैंक का वैल्यू दे दिया, स्टॉक ऑल दीज आर एसेट्स, फर्नीचर का वैल्यू दे दिया 40,000 और एक क्रेडिटर्स दे दिया। यू नो वेरी वेल, आप एक ये रिलेशन जानते हैं सब लोग कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो अब हम लोग कैपिटल ही तो नेटवर्थ है, कैपिटल निकाला मतलब नेटवर्थ हो गया। अब हम लोग देखते हैं सारे एसेट्स का टोटल, मैं रफली कर रहा हूं, एमसीक्यू है तो आप शॉर्ट में कर सकते हैं। 2 लाख प्लस 45,000 प्लस 35, सो 2,80,000 इन तीनों का टोटल, 280 प्लस 40 एसेट्स का टोटल हो गया ₹3,20,000। यू कैन ऐड वेरी इजली, 2 लाख प्लस 45,000 प्लस 35,000 प्लस 40,000, 320। और क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज के जगह पे हम लोग क्रेडिटर्स की वैल्यू रख देंगे और कैपिटल तो डिमांड ही है क्वेश्चन का। सो एज सच कैपिटल कैलकुलेट हो गया। आफ्टर सॉल्विंग वी आर गेटिंग
2,60,000 और यही कैपिटल को ही तो नेटवर्थ कहते हैं। दैट्स द सिंपल निकनेम ऑफ कैपिटल। सो ऑप्शन है 2,60,000, ये रहा ऑप्शन सी 2,60,000। तो ये मेन इसमें आप क्या सीखने को मिला कि कम प्रैक्टिस में रहता है ये वर्ड, नेटवर्थ कैपिटल को ही कहते हैं। यदि डायरेक्टली कैपिटल पूछ देता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बना देते, वहां पे ट्विस्ट क्या किया, नेटवर्थ पूछा। तो जो बच्चे को ये नहीं पता कि नेटवर्थ कैपिटल को ही कहते हैं वो यहां फंस जाएगा। अब तो नहीं होगा आपके साथ दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी के फॉर्म पे है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, एक छोटा सा केस स्टडी है। लेट्स रीड द क्वेश्चन और इसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। अनूप एंड जय स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹10,000, मैसनरी ₹1,10,000। 2 एसेट उसने अपने साइड से इन्वेस्ट किया है। दे डिसाइडेड टू सेट अप अ प्रोडक्शन लाइन फॉर पीपीई किट। वो कोरोना ये वर्ड सुन के ही एक डर सा बन जाता है। पीपीई किट और सैनिटाइजर्स, दीज वर्ड्स वेयर नोन टू अस इन कोविड टाइम। पीपीई किट बनाने का उन्होंने एक प्रोडक्शन लाइन सेटअप करना सोचा है फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ कोविड वायरस, ठीक है। एज पर देयर डिमांड, as their demand expanded, they decided to purchase one more machinery. एक और मशीनरी उनको खरीदने की जरूरत आन पड़ी। For the same, they took bank overdraft. उन्होंने बैंक, what is the meaning of bank overdraft? It is a short-term loan that is provided by the bank so that a smooth running of the business can be performed. Short-term loan के ही फॉर्म पे बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है ना। तो उसने एक बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है और उस मशीनरी, जो उस न्यू मशीनरी को परचेस करना था, उसे उसने परचेस कर लिया। ओके, द क्वालिटी ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट वाज वेरी हाई, बहुत बढ़िया था उसका क्वालिटी, एंड देयरफॉर इट कुड डेवलप अ रेपुटेशन फॉर इटसेल्फ इन द मार्केट एंड बिजनेस वाज फ्लरिशिंग, बिजनेस वाज ग्रोइंग सिंस reputation of the business was high due to the high class product. Okay, after 1.5 years their old machinery turned obsolete. Obsolete means useless. उनका पुराना मशीन बेकार होने लगा. So they decided to sell the same. old machinery को बेच देने सोचा उन्होंने. They sold it, बेच दिया and got some cash proceeds. Cash proceeds means कुछ कैश कलेक्शन आया, भाई बेचेंगे तो पैसे तो आएंगे ही. To further increase the brand presence among the concerned stakeholders, they decided to run advertisement. उन्होंने सोचा कि अब हम लोग थोड़ा बूस्ट और करना है अपना बिजनेस, तो कुछ एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंड करते हैं. फ्रॉम द कैश प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द मशीनरी सोल्ड. जो पुरानी मशीनरी उन्होंने बेचा, कैश आया तो मन मचला इनका कि कुछ एड पे खर्च किया जाए. ठीक है. एज मोर एंड मोर कस्टमर्स डिमांडेड देयर प्रोडक्ट, ऐड हुआ तो कस्टमर्स की बाढ़ आ गई. They decided to launch a discount for bulk purchase. What is the meaning of bulk purchase? Bulk means when any customer purchase in lot. ढेर सारा क्वांटिटी जब कोई कस्टमर खरीदता है उसे बल्क परचेज कहते हैं. तो बल्क परचेज के लिए इनके बिजनेस ने सोचा कि डिस्काउंट हम लोग अनाउंस करते हैं. The discount was not to be recorded in the बुक्स ऑफ अकाउंट. ये जो डिस्काउंट उन्होंने बल्क परचेज पे अनाउंस किया, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है. दिस कैंपेन वाज सक्सेसफुल. ये उनका जो सोच था, कैंपेनिंग था, जो उन्होंने बूस्टअप ये स्टेप लिया ऐड करने का, दैट वाज सक्सेसफुल एंड दे अर्नड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेम. और उनका बिजनेस काफ़ी ग्रो कर गया, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया. ये तो हो गई बातें. केस स्टडी आपने माइन्यूटली पढ़ लिया. अब देखते हैं इस पे हम लोगों से पूछा क्या क्या जा रहा है. हम लोगों को उस पे वापस लौटना होगा, बट पहले पढ़ लें. तरीका यही है, पहले आपने केस स्टडी पढ़ लिया, अब इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस को नहीं. मैं कह रहा हूं क्वेश्चंस पढ़ लो और वापस वहां से जाके उनके आंसर्स फाइंड आउट करो. ये ट्रिक काफी हेल्प करेगा, कम समय में बनेगा. पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कैपिटल इनिशियली इन्वेस्टेड. मतलब आपसे इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, बाद में जाएंगे उस पे, पहले पढ़ लें. और क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी इज डिस्कस्ड इन द पैसेज. कोई आउटसाइड लायबिलिटी का यदि जिक्र उस पूरे पैसेज में है, उसे बताना है कि वो नॉन करेंट लायबिलिटी है कि करेंट या जो भी हो.
तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच एसेट इज डिस्कस्ड इन द लाइन, इस लाइन में कौन सा एसेट का जिक्र किया गया। क्वालिटी ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट वाज वेरी हाई, इट कुड डेवलप अ रेपुटेशन, मुझे जैसा लग रहा है हम लोग पढ़ लेंगे बट डेफिनेटली ये गुडविल की ओर इशारा कर रहा है। रेपुटेशन मीन्स गुडविल ऑफ द बिजनेस। नाइन्थ क्वेश्चन इज डिमांडिंग द पैसेज इन्वॉल्व्स कैपिटल रिसिप्ट अपार्ट फ्रॉम इनिशियल कैपिटल। इनिशियल कैपिटल जो प्रोप्राइटर ने लगाया, बिजनेस ने लगाया, उसमें उसके अलावे कोई और कैपिटल रिसिप्ट का जिक्र है कि नहीं, हम लोगों का पैसेज में ढूंढना है। एंड लास्ट क्वेश्चन which type of discount is being discussed in the last part of the passage। तो वापस चलते हैं, एक जल्दी से क्विक रिव्यू लेंगे और आकर के हम लोग अपने आंसर्स क्लियर करेंगे। ये रहा, हम लोगों से पहले पूछा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यस इट इज गिवन इन फर्स्ट लाइन। देख लो, अनूप और जय दोनों लोगों ने मिलकर जो बिजनेस किया, 10,000 कैश और मशीनरी 1 लाख, यही तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। So 1,10,000 should be the answer. 1,10,000. Yes, option C is correct. Capital initially invested. फिर पूछ रहा है which type of outside liability is discussed in the passage। outside liability ये हम लोगों ने मार्क किया था, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से मिलता है, outside liability हुआ। So outside liability है यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये जानना, हम लोगों को यहाँ ऑप्शन में ये नहीं दे रहा कि नेम बैंक ओवरड्राफ्ट ना, वो ये पूछ रहा है कि किस टाइप की लायबिलिटी है। तो टाइप ऑफ लायबिलिटी यहां पे रिवाइज होता है कि 2 तरह के लायबिलिटीज हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। क्या है मीनिंग, वो भी रिवाइज कर लिया जाए। नॉन करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर टू बी पेड बियॉन्ड 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल से बाद समय में जब कोई लायबिलिटी पे करने की बात हो उसे नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। अनदर वन इज करेंट लायबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंट लायबिलिटी? द लायबिलिटीज विच इज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर जब हमें कोई लायबिलिटी पे करना हो उसे करेंट लायबिलिटी कहते हैं। अब आपको एग्जाम्पल जानना होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज करेंट। करेंट लायबिलिटीज है, यहां बैंक ओवरड्राफ्ट का जिक्र हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये हम लोगों ने पढ़ के गेस भी कर लिया था एंड यस इट्स करेक्ट आंसर। रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स गुडविल। गुडविल इज वैल्यूएबल एसेट ऑफ अ बिजनेस, और गुडविल कैसा एसेट है? इनटेंजिबल एसेट। सो ऑप्शन तो इनटेंजिबल हो गया, हम लोग जरा रिवाइज कर लें कि टेंजिबल एसेट किसे कहते हैं, intangible asset किसे कहते हैं। what's the concept? tangible asset is that asset which can be seen, which can be touched, जिसे देखा जा सके और जिसे छुआ जा सके, like machinery, building, furniture, motor car, like that। और intangible कैसे asset है? that asset which cannot be seen and cannot be touched, जिसे ना देखा जा सके ना छुआ जा सके, वैसे फिक्स्ड एसेट को intangible asset कहते हैं। डेफिनेटली गुडविल, रेपुटेशन, इसे देखा थोड़ी जा सकता, छुआ थोड़ी जा सकता। दैट्स वाई हियर इट्स कंसेप्ट रेपुटेशन मीन्स गुडविल एंड गुडविल इज नथिंग बट इनटेंजिबल एसेट। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 विल बी बी, इनटेंजिबल एसेट। 9 नंबर पे आते हैं। द पैसेज इन्वॉल्व्स कैपिटल रिसिप्ट। कोई है कैपिटल ऐसा रिसिप्ट का जिक्र जो कि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अलावे है, इन एडिशन टू कैपिटल। तो ये हम लोग देख लेते हैं यहां पे। यस कैपिटल रिसिप्ट है, तो यहां पे आप इस पैराग्राफ में देखो, मशीनरी सेल हुआ था और मशीनरी सेल होकर के कैश रिसिप्ट हुआ था। वेन एवर कैश प्रोसीड्स इज रिसिव्ड आफ्टर सेल ऑफ एनी लॉन्ग टर्म एसेट, इट इज कैपिटल रिसिप्ट। सो कैपिटल रिसिप्ट है कैपिटल के अलावे। यस इट्स कंप्लीटली ट्रू। So option will be point A. And last point, which type of discount is being discussed in last part of passage? Last part of passage में बोल रहा है वैसा डिस्काउंट हम लोगों के बिजनेस ने अनाउंस किया, दिया, जिसको कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। यहीं से तो क्लू पकड़ा गया कि डिस्काउंट 2 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है।
तो यहाँ लास्ट पैराग्राफ में नॉट टू बी रिकॉर्डेड वाला डिस्काउंट है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ट्रेड डिस्काउंट। तो इस तरह से हम लोग, भले ही ये एमसीक्यू फॉर्म है, बट इसके जो आसपास के जितने भी टर्म्स हमारे सामने से गुजरेंगे वो आप सारे लोग रिवाइज करते चलेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है ना।